गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है और अगले टॉपिक का नाम है करंट की संरचना। तो करंट की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं करंट की संरचना। देखो, मनुष्य में जो करंट है वो कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? करंट पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? करंट पाए जाते हैं, जो सिर के दोनों ओर या पार्श्व साइड में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो कर्ण होते हैं मनुष्य में कितनी जोड़ी होंगे? एक जोड़ी, जो सिर के दोनों ओर एक एक स्थित होंगे। ये जो कर्ण होते हैं क्या काम करते हैं? ये जो कर्ण होते हैं ये सुनने के साथ साथ शरीर का क्या बनाते हैं? शरीर का संतुलन बनाए रखने का भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यदि अपन कर्ण की संरचना देखें तो कर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? 3 भाग में नंबर 1 है बाह्य कर्ण, दूसरा जो पॉइंट आता है वो है मध्य कर्ण, और तीसरा होता है हमारा अंतःकरण। ठीक है, 3 भागों में बांटा कर्ण को, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। देखो, सबसे पहले आता है बाह्य कर्ण। ये बाह्य कर्ण कान का सबसे बाहरी भाग है। ये कान का सबसे बाहरी भाग है। बाहर से आपको दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाएगा? बाह्य कर्ण। ठीक है, बाह्य कर्ण को 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन से हैं? एक है कर्ण पल्लव, इसको ईयर पिन्ना भी कहते हैं, और दूसरा आता है बाह्य कर्ण कुहर। ठीक है, तो मनुष्य में एक जोड़ी कान पाए जाएंगे, सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करते हैं। कर्ण को 3 भागों में बांटा, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। बाह्य कर्ण ये कान की सबसे बाहरी संरचना है, और बाह्य कर्ण को भी फिर आपने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, कर्ण पल्लव और बाह्य कर्ण कुहर। इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो पहला कौन सा पढ़ेंगे? वो सबसे पहले आता है कर्ण पल्लव। देखो, ये कान का बाहर से दिखाई देने वाला भाग है, यानी कि ये कर्ण का बाहर से दिखाई देने वाला क्या है? भाग होता है। ठीक है, कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना ये बाहर से दिखाई देने वाला क्या होता है? भाग होता है। और ये जो ईयर पिन्ना होता है ये केवल अपन बात करें किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है, तो बाहर से दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाएगा? बाहर से दिखाई देने वाला जो भाग है वो कहलाएगा कर्ण पल्लव, जो किसमें पाया जाता है? जो स्तनधारियों में क्या होता है? पाया जाता है। यदि अपन इसमें देखें, अब कुछ अपवाद नहीं, लेकिन अगर अपवाद की बात करें, मैं बात करूं ब्लू व्हेल और सील, ब्लू व्हेल और सील, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी क्या है? स्तनधारी है, लेकिन इनमें कर्ण पल्लव कैसा होगा? अनुपस्थित होता है। ठीक है, व्हेल, ब्लू व्हेल और कौन? सील, ये दोनों भी कैसे? स्तनधारी है, लेकिन इनमें भी कर्ण पल्लव क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यदि इसकी संरचना देखें तो इसकी जो संरचना होती है वो कीपाकार होती है। इसकी संरचना कीपाकार होती है। अगर आप कान की
बाहर से संरचना देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी आपको, कीपनुमा की संरचना क्या होगी, दिखाई देगी। तो कर्ण पल्लव की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, कीपाकार, कीपाकार या फिर आप कह सकते हैं कीपनुमा होती है, ठीक है। और ये जो कर्ण पल्लव होता है ये किसका बना होगा, ये लचीली उपास्थियों से, लचीली उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इस कर्ण पल्लव में क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पेशियां। लेकिन जो कर्ण पल्लव में जो पेशियां पाई जाती है वो मनुष्य में कैसी होती है, अवशेषी होती है। अगर यदि अपन पशुओं की बात करें तो पशुओं में अवशेषी नहीं है, पशु इन पेशियों की सहायता से अपने कर्ण को क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं, जबकि मनुष्य अपने कर्ण को हिला नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य में जो पेशियां पाई जाती हैं, ये मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती है, अवशेषी होती है, ठीक है। इस कर्ण पल्लव का कार्य क्या है, कर्ण पल्लव क्या करता है, ध्वनि तरंगों को, कर्ण पल्लव क्या काम करेगा, जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन सभी ध्वनि तरंगों को क्या करेगा, इन सभी ध्वनि तरंगों को करता है क्या, वो एक्टिव। और कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एक्टिव करके किस में डालेगा, वो डालता है किसमें, बाह्य कर्ण कुहर में। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के पश्चात ध्वनि तरंगों को किस में डालेगा, बाह्य कर्ण कुहर में डालेगा। इस कर्ण पल्लव में अंदर की तरफ एक गुहा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। उस गुहा को अपन क्या कहते हैं, उस गुहा को अपन कहते हैं क्या, कोचा, क्या कहेंगे, कोचा कहते हैं। उसके बाद में अगला आता है बाह्य कर्ण कुहर। ये एस आकार की, कैसे आकार की, एस आकार की 2.5 से लेकर और 3 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, नली होती है, नलिका होती है। उस नलिका को अपन क्या कहेंगे, उस नलिका को अपन कहते हैं बाह्य कर्ण कुहर, ठीक है। यानी कि एस आकार की 2.5 से 3 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं। और इस बाह्य कर्ण कुहर में सीरोमीनस ग्रंथि पाई जाती है। बाह्य कर्ण कुहर में क्या पाई जाती है, सीरोमीनस ग्रंथि पाई जाती है। और ये जो सीरोमीनस जो ग्रंथि होती है ये किसका श्रावण करती है, ये सीरोमीनस जो ग्रंथि है ये मोम का क्या करती है, श्रावण करती है। किसका श्रावण करेगी, मोम। और ये जो मोम होता है, जो कान का जो पर्दा होता है उसकी सुरक्षा करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये होगा बाह्य कर्ण कुहर। उसके बाद में अगला आता है अपना कौन सा कर्ण, मध्य कर्ण। इस मध्य कर्ण में क्या होगा, इसमें भी नलिका के समान क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नलिका के समान गुहा पाई जाती है, जिसे टिम्पेनिक, जिसे आप क्या कहेंगे, टिम्पेनिक गुहा कहते हैं, या फिर कर्णपटय गुहा, या फिर आप क्या कहेंगे, कर्णपटय क्या कहेंगे, गुहा कहते हैं। मध्य कर्ण में नलिका के समान एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को अपन कहेंगे टिम्पेनिक गुहा, या फिर आप क्या कहेंगे, कर्णपटय गुहा, जिसमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, ठीक है। इस गुहा के बीचों बीच, कौन सी, टिम्पेनिक गुहा के बीचों बीच एक नलिका गुजरती है। क्या गुजरती है, एक नलिका गुजरती है। और उस नलिका को अपन क्या कहेंगे, उस नलिका को कहते हैं यूस्टेकियन नलिका। क्या कहेंगे, यूस्टेकियन नलिका।
और ये जो यूस्टेके नलिका होती है ये आगे चलकर कहां पर खुलेगी, ग्रसनी में खुलती है। इसमें खुलती है ग्रसनी में। अब देखो ये जो यूस्टेके नलिका होती है कर्णपट्ट यानी कि जो कान का जो पर्दा होता है उसके दोनों ओर, उस कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब को बनाए रखने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, मध्यकरण, यानी कि नलिका के समान एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को अपन क्या कहेंगे, टिम्पेनिक गुहा कहेंगे। और इसमें क्या भरी होगी, वायु, और इस टिम्पेनिक गुहा के बीचों बीच एक नलिका गुजरती है, उस नलिका को अपन कहते हैं यूस्टेके नलिका। और ये यूस्टेके नलिका किस में खुलेगी, ग्रसनी में जाकर खुलती है। और इसका जो कार्य होगा, इसका जो कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि जो कान का जो पर्दा होता है, कर्णपट्ट होता है, उसके दोनों वायुदाब को बनाए रखने का क्या करती है, कार्य करती है। उसके बाद में देखो अगला अगर अपन पॉइंट देखें तो मध्यकरण। मध्यकरण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। 3 कौन कौन सी होंगी, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 होगी। अब देखो सबसे पहले स्टेपीज है, जो ये स्टेपीज है कर्ण की सबसे बड़ी अस्थि है, कर्ण की सबसे बड़ी क्या है, अस्थि है। ध्यान रखना, मानव शरीर की नहीं, मानव शरीर की कौन हो जाएगी, फीमर। और कर्ण की पूछे तो कर्ण की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी हो जाएगी, मेलियस, सबसे बड़ी अस्थि है। अगर इसकी आकृति देखें तो मेलियस अस्थि की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वो हथौड़े के समान होती है। तीसरा अगर पॉइंट देखें, मेलियस अस्थि है जो जबड़े की आर्टिकुलर, जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनती है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। मानव कर्ण की सबसे बड़ी अस्थि मेलियस, आकृति कैसी होगी, हथौड़े के समान होगी। और ये किसके रूपांतरण से बनती है, तो रूपांतरण की बात करेंगे तो रूपांतरण आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनती है। मेलियस अस्थि ये दोनों अस्थियों के बीच में, यानी कि मेलियस और स्टेपीज दोनों अस्थियों के बीच में पाई जाती है इनकस अस्थि। अगर इसकी आकृति देखें तो इसकी जो आकृति होगी कैसी होगी, इनकस की जो आकृति होती है वो किसके आकार की होती है, निहाई के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, निहाई के आकार की होती है। किसके रूपांतरण से बनती है, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से, अस्थि के रूपांतरण से, क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से इनकस अस्थि का क्या होता है, निर्माण। तीसरी जो अस्थि आती है वो आती है स्टेपीज। ये मानव कर्ण की सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है, आकृति देखें तो इसकी जो आकृति होगी वो होगी घोड़े के जीन के रकाब के समान। ठीक है, घोड़े के जीन के रकाब के समान। और ये जो स्टेपीज अस्थि है किसके रूपांतरण से बनती है, तो ये तो आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनी, ये क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से बनी, और ये किसके रूपांतरण से बनेगी, ये बनेगी हायोमैंडिबुलर, हायोमैंडिबुलर। ठीक है, हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से, यानी कि जबड़े की हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है, स्टेपीज। ये जो तीनों अस्थियां क्या काम करती हैं, जब कर्ण में ध्वनि तरंगे कर्ण के पर्दे से टकराती हैं
तो उनकी आवृत्तियों को, उनकी तीव्रता को बनाए रखने का क्या करती है, कार्य। तो तीनों अस्थियों का कार्य है कर्णपटल से टकराने वाली अस्थियों की तीव्रता को क्या करना, बढ़ाना। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है अंतःकरण। देखो जो अंतःकरण होता है ये कर्ण की सबसे कोमल झिल्ली है और जिसे अपन क्या कहेंगे, यह कर्ण की सबसे कोमल झिल्ली है जिसे अपन कहेंगे कलागहन। और कलागहन किससे घिरा होता है, कलागहन घिरा होता है पैरोटिड अस्थि से। किससे, पैरोटिड अस्थि। और इस अस्थि के चारों ओर भी टेम्पोरल अस्थि का, टेम्पोरल अस्थि का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। टेम्पोरल अस्थि का क्या पाया जाएगा, आवरण पाया जाता है, जिससे क्या कहेंगे, अस्थिल गहन कहते हैं। क्या कहेंगे, अस्थिल गहन। यानी कि यह कर्ण की सबसे कोमल झिल्ली होती है, ठीक है, जिससे अपन क्या कहेंगे, कलागहन कहेंगे। और इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, पैरोटिड अस्थि का आवरण। और इसके चारों ओर भी क्या पाया जाएगा, टेम्पोरल अस्थि का आवरण पाया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, अस्थिल गहन। अब देखो आपके पास एक कलागहन और दूसरा अस्थिल गहन, इन दोनों के बीच में परिलसिका, इन दोनों के बीच में क्या भरा होगा, इन दोनों के बीच में भरा होता है क्या, परिलसिका द्रव। यदि अपन कलागहन की संरचना देखें तो कलागहन में 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी कि जो कलागहन है वो कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, 4 संरचनाओं से मिलकर बना होगा। और 4 संरचनाएं कौन कौन सी हैं, यूट्रिकुलस है, नंबर 2 सेक्युलस है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं, और नंबर जो चौथा जाएगा वो आ जाएगा कोकलिया। ठीक है, तो जो कलागहन है वो कलागहन 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। और 4 संरचनाएं कौन कौन सी हैं, 4 संरचनाओं में नंबर 1 यूट्रिकुलस है, दूसरा होता है सेक्युलस होता है, तीसरा अर्धवृत्ताकार नलिका, और चौथा कौन सा हो जाएगा, कोकलिया। अब देखो जिसमें पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा कौन सा आता है, यूट्रिकुलस है। अगर यूट्रिकुलस की संरचना देखें तो यूट्रिकुलस की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। और इस यूट्रिकुलस में नलिकाएं पाई जाती है अर्धवृत्ताकार। कैसी नलिकाएं पाई जाएंगी, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। और ये अर्धवृत्ताकार नलिकाएं यूट्रिकुलस से 90 डिग्री के कोण से ये क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। तो यूट्रिकुलस की जो संरचना होगी थैलीनुमा होगी। और इसमें क्या पाई जाएगी, इसमें पाई जाती है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। और ये जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं ये 90 डिग्री के कोण से किससे जुड़ी होंगी, यूट्रिकुलस से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ये जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं का जो शीर्ष भाग होता है वो शीर्ष भाग कैसा होता है, फूला हुआ होता है। उस फूले हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, एम्पुला। और इस एम्पुला भाग में क्या पाई जाती है, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इन संवेदी कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रिस्टा। तो यूट्रिकुलस थैलीनुमा होगी, इसमें अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाएंगी। ये नलिकाएं यूट्रिकुलस से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई होंगी। और ये जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं इनका शीर्ष भाग कैसा होगा, फूला हुआ होगा। इस फूले हुए भाग को क्या कहेंगे, एम्पुला। और इस एम्पुला वाले भाग में क्या पाई जाएंगे, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन संवेदी कोशिकाओं को अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टा। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट कौन सा, सेक्युलस। ये जो सेक्युलस है इसकी संरचना भी कैसी होती है,
सैक्यूलस की जो संरचना जी कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। और ये सैक्यूलस भी किससे जुड़ा होगा, ये जो सैक्यूलस है ये किससे जुड़ा होता है, यूट्रिकुलस। किससे जुड़ा होगा, यूट्रिकुलस से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो अर्धवृत्ताकार नलिका में इसमें कम हो गई। उसके बाद में है कोकलिया। कोकलिया किससे जुड़ा होगा, सैक्यूलस से, सैक्यूलस से, ठीक है। तो सैक्यूलस से जुड़ी स्प्रिंग के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। सैक्यूलस से जुड़ी स्प्रिंग के समान जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, कोकलिया कहते हैं। और स्प्रिंग के समान एक कुंडलन रूपा में होते हैं। और मनुष्य के कर्ण में 2/3/4 कुंडलन पाए जाते हैं, किसके, कोकलिया के पाए जाते हैं। यदि आप इस कोकलिया की आंतरिक संरचना देखेंगे तो कोकलिया की आंतरिक संरचना में आपको 3 भाग दिखाई देंगे। एक भाग दिखाई देगा स्केला वेस्टिबुलाई, दूसरा होगा स्केला टिम्पेनाई, और एक होगा कौन सा, स्केला मीडिया। ये आपको कितने भाग दिखाई देंगे, 3 भाग दिखाई देंगे। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें स्केला वेस्टिबुलाई, ये कोकलिया का कौन सा भाग है, ये कोकलिया का सबसे ऊपरी भाग है। ये कोकलिया का कौन सा भाग है, ये कोकलिया का निचला भाग है। और इसकी बात करें, ये कोकलिया का कौन सा भाग है, मध्य भाग, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच में भरा होता है परिलसिका द्रव। कौन सा द्रव, परिलसिका। और स्केला मीडिया में भरा होता है स्केला मीडिया में क्या भरा होगा, स्केला मीडिया में भरा होता है अंतःलसिका, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई के बीच में परिलसिका, और स्केला मीडिया में भरा हुआ क्या, अंतःलसिका। ये ऊपरी भाग है कोकलिया का, निचला भाग है, ये कौन सा भाग है, मध्य भाग। देखो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई और दूसरा कौन सा है, स्केला टिम्पेनाई। इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली गुहा को हेलिकोट्रोमा, कौन, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इन दोनों के बीच में जो गुहा पाई जाती है उस गुहा को कौन जोड़ता है, उस गुहा को जोड़ने का काम करता है हेलिकोट्रोमा नामक छिद्र, ठीक है। हेलिकोट्रोमा नामक छिद्र द्वारा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इन दोनों की जो गुहा किससे जुड़ी होती है, हेलिकोट्रोमा नामक छिद्र से। आप देखो स्केला मीडिया है, ये जो स्केला मीडिया है, इस स्केला मीडिया की आधारी उपकला पर, इस स्केला मीडिया की आधारी कला पर संवेदी कोशिका की 4 पंक्तियां पाई जाती हैं, 4 पंक्तियां पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि स्केला मीडिया की आधारी उपकला पर संवेदी कोशिकाओं की कितनी पंक्तियां पाई जाती है, 4 पंक्तियां पाई जाती है, जिससे अपन कहते हैं कार्टी के अंग। क्या कहेंगे, कार्टी के अंग। और ये कार्टी के अंग ही कैसे, वास्तविक श्रवण यानी कि वास्तविक सुनने वाले अंग है, वास्तविक सुनने वाले क्या है, अंग है, ठीक है। और ये सुनने वाले अंग है, कार्टी के अंग के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। अब एक जो कार्टी के अंग है, इस कार्टी के अंग के ऊपर भी क्या पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झिल्ली। उसे अपन कहते हैं टेक्टोरियल
क्या कहेंगे, टेक्टोरियल कला कहेंगे। कार्टिक अंग के ऊपर जो एक पतली झिल्ली पाई जाती है उससे अपन क्या कहते हैं, उससे अपन कहते हैं क्या, टेक्टोरियल। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि टेक्टोरियल कला किससे कहते हैं, कार्टिक अंग के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे टेक्टोरियल कला कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जो कार्टिक अंग के जो स्वेदी रोम पाए जाते हैं वो इसके क्या रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। देखो अगला अपन देखते हैं, आपने पढ़ा कि यूट्रिकुलस और सेकुलस, नोट डालकर अपन लिख सकते हैं, यूट्रिकुलस और सेकुलस में, यूट्रिकुलस और सेकुलस में क्या पाई जाती है, स्वेदी क्रिस्टा पाए जाते हैं, स्वेदी क्रिस्टा पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, मैक्यूली कहते हैं। ये ध्यान रखना भाई, नोट डालकर, यूट्रिकुलस और सेकुलस में स्वेदी क्रिस्टा पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, मैक्यूली कहते हैं। और मैक्यूली के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, ये जो मैक्यूली है, इस मैक्यूली के ऊपर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली के ऊपर कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण। और वो कण कौन से होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं। तो मैक्यूली के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं, उस झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं, जिससे अपन कहते हैं ओटोकोनिया, जिसे क्या कहेंगे, ओटोकोनिया। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ओटोकोनिया कहते हैं। मैक्यूली के ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी और इस झिल्ली के ऊपर एक कण पाए जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, जिससे अपन क्या कहेंगे, ओटोकोनिया कहते हैं। देखो जब हमारा शरीर गतिशील होता है, जब हमारा शरीर कैसा होता है, गतिशील होता है, उस समय संतुलन कौन बनाते हैं, ध्यान रखना, उस समय जो संतुलन बनाए रखने का कार्य करेंगे कौन, क्रिस्टा। लेकिन जब हमारा शरीर कैसी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उस समय संतुलन कौन बनाएगा, मैक्यूली। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हमारा शरीर गतिशील होता है उस समय संतुलन कौन बनाएगा, क्रिस्टा। और जब हमारा शरीर स्थिर होता है उस समय संतुलन बनाए रखने का कौन कार्य करता है, मैक्यूली।